नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 का जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये स्थल रूप कहाँ से है? वो स्थल रूप का मतलब होता है, स्थल का मतलब ज़मीन और रूप का मतलब आकार, मतलब कि ज़मीन का आकार, यानी कि ये ज़मीन का आकार स्थल मंडल से आए, लिथोस्फेयर। हम इसमें लिथोस्फेयर के बारे में अध्ययन करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लिथोस्फेयर को पहले समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसमें अब पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़, यानी कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है ना, जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार, पर्वत इत्यादि ये सब सम्मिलित है, मतलब कि शामिल है, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ये स्थल मंडल पृथ्वी पर अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। जैसे कुछ भाग ऊंचे हैं तथा कुछ भाग नीचे हैं। ठीक है, कुछ भाग समतल मतलब कि बराबर हैं, है ना, ऐसे बराबर है, इन्हें स्थल रूप कहते हैं। यानी कि ऊपर नीचे जो भी स्थल मंडल जैसे भी है, जो भी आकार में है, उसे हम स्थल रूप कहते हैं। ठीक है, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। अब दो प्रक्रियाओं क्या क्या है, हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है, एक आंतरिक प्रक्रिया जो इंटरनल प्रोसेस कहलाते हैं। इंटरनल प्रोसेस मतलब कि आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर, यानी कि स्थल मंडल के अंदर आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। मतलब कि या तो पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाएगी या फिर नीचे की ओर धंस जाएगी। ठीक है, इस आंतरिक प्रक्रिया के कारण एक होती है बाह्य प्रक्रिया, जिसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये बाह्य प्रक्रिया के कारण स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होगा, कोई भी स्थल भाग है या तो वो टूट जाएगा, और जब वो टूटेगा तो एक द्वीप का निर्माण हो जाएगा, यानी एक नया देश या द्वीप का निर्माण होगा। अब बनने वहाँ पर यह कोई नया एक द्वीप बन जाएगा, है ना। वो कैसे बनेगा उसे हम समझते हैं। देखिए, एक होता है अपरदन यानी कि इरोजन, और एक होता है निक्षेपण मतलब कि डिपोजिशन। डिपॉजिट करना है, डिपोजिशन से आप समझ सकते हैं। अपरदन का मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, यानी इरोजन कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है वो दो भाग में टूट गया, और टूटने के बाद घिस गया या फिर बह गया पानी के साथ, है ना, या कि हवा के साथ, है ना, उसका धूल बन करके उड़ जाना। ठीक है, या फिर कोई बर्फ़ है वो पिघल गया वातावरण के, और उस पर हीट पड़ने के कारण वो पिघल गया, है ना, तो उसे हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप इसे समझिए, बाह्य प्रक्रिया में क्या होगा कि स्थल के लगातार बनेगा या तो टूटेगा। ठीक है, बनेगा कैसे, जब पानी के साथ कोई भी पदार्थ, ठीक है, बह करके आएगा और वो पानी का बहाव कहीं एक जगह पर कम हो जाएगा। जैसे कि पानी ऊपर से गिरा नीचे की ओर, है ना, पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरा और बहते हुए बराबर के समतल मैदान की ओर जाने लगा, और यहाँ पर क्या होगा, पानी का बहाव कम हो जाएगा। यहाँ पर तो तेज़ रहेगा,
तो तेज़ में बहेगा पानी, ठीक है। और यहाँ पर समतल ज़मीन पर आते आते पानी का बहाव कम हो जाएगा, पानी कुछ उधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कहीं 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 भी चला जाएगा, है ना। तो जो ये यहाँ से जो भी चीज़ बहा करके पानी लाया वो अपरदन कहलाएगा, और यहाँ पर ला करके छोड़ दिया, ठीक है। अब पानी है, उस पानी में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा और वो छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मिट्टी जम गया, फिर उसके बाद पानी इधर से निकल गया, इसमें मिट्टी जम गया, है ना, पानी इधर से निकल गया, इस साइड से निकल गया, तो यहाँ पर जो मिट्टी जम गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये निक्षेपण की प्रक्रिया है। किसकी? निक्षेपण की। यानी कि निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। क्या होता है? फिर से निर्माण होता है। अब हम समझते हैं, तो इस प्रक्रिया में, बाह्य प्रक्रिया में क्या होगा, नया चीज़ बनेगा या फिर टूटने की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं अपरदन किसे कहते हैं, है ना। अपरदन किसे कहते हैं? इरोजन, है ना। पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, ठीक है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ बह जाएगा, वहाँ पर से जो घिस जाएगा, तो समतल भूमि क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, जैसे कि आप एक साबुन को यूज करते हैं, तो साबुन क्या होता है, घिसता है, तो उसमें अपरदन की प्रक्रिया यूज होती है, ठीक है। घिस जाने के कारण वो क्या होता है, पतला होता चला जाता है, ठीक है। अब हम निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन समझते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। क्या होता है? फिर से निर्माण होता है। यानी कि जो साबुन जो आपका जो घिस गया, वो कहीं ना कहीं पानी के साथ बह करके जाएगा, लेकिन वो कहीं पर जमा हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि पानी के साथ में जो भी ऊंचा जगह से जब पानी के साथ में जो भी चीज़ मिल करके, जब मिट्टी या फिर कंकर पत्थर जो भी चीज़ मिल करके जो आ रहा है, तो समतल ज़मीन पर क्या होगा, जब पानी का बहाव कम हो जाएगा तो वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो रुक जाएगा तो क्या होगा, वो नया चीज़ का वहाँ पर फिर से निर्माण होता है, ठीक है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, है ना, वायु तथा बर्फ़ के द्वारा होती है, ठीक है। जल यानी कि बहाव के कारण, वायु मतलब कि हवा के कारण बालू सब उड़ गया, या फिर रेगिस्तान में देख लीजिए, मरुस्थल जगह पे, वहाँ पर क्या होता है कि हवा जब तेज़ आती है तो वहाँ पर सारा बालू सब उड़ करके कहीं दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो उड़ करके अगर गया तो वो तो अपरदन हो गया, लेकिन जिस स्थान पर वो रुका बालू, वो निक्षेपण हो गया, मतलब कि यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, है ना, जमा हो गया। अब हम समझते हैं स्थल रूप का वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पहाड़ों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। जो स्थल रूप है उसका ऊंचाई क्या है, उस ऊंचाई का, है ना, उस ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं हिल मतलब कि पहाड़। पहाड़ को हिल कहते हैं। पहाड़ किसे कहते हैं? तो पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। मतलब कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है, इस तरह से उठा हुआ रहेगा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पहाड़ कहलाएगा। लेकिन अब हम पर्वत समझते, माउंटेन किसे कहते हैं, ठीक है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। मतलब कि ये जो इसका जो ऊंचाई है 600 मीटर से ज़्यादा अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे,
पर्वत कहेंगे, यानी कि माउंटेन कहेंगे। ठीक है, 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम हैं, इसे हम देख लेते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8000 मीटर से अधिक कुछ पर्वतों के नाम। ठीक है, तो 8000 ऊंचे से अधिक पर्वतों के नाम देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, नेपाल और चीन के बीच में स्थित है। K2 है ना, गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंचा है जो भारत में। कंचनजंगा जो 8586 मीटर ऊंचा है जो नेपाल और भारत के बीच में है। ठीक है, मकालू 8470 मीटर ऊंचाई है। धौलागिरी है ना 8172। नंगा पर्वत है ना, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत। ठीक है, ये कुछ पर्वतों के नाम है जो 8000 से ऊंचे पर्वत हैं। अब हम समझते हैं माउंटेन, पर्वत। ठीक है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है, प्राकृतिक के द्वारा बनते। जब दो सतह आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर पर्वत या फिर पठार मैदान, पर्वत पठार या पहाड़ का निर्माण होता है। जब यानी कि दो स्थल आपस में जब टकराते हैं, यही अभी तक हम समझे अभी यहाँ पर अपर्दन निक्षेपण के कारण, है ना। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, पर्वत का शिखर क्या होगा, छोटा तथा आधार चौड़ा होगा। मतलब कि ये जो बेस है आपका नीचे वाला आधार, ये आपका चौड़ा होगा, और इसका शिखर मतलब कि ऊंचाई क्या होगा, पतला होता जाएगा। ठीक है, पतला मतलब कि छोटा होता जाएगा इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई। शिखर छोटा होता है, शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा था। मतलब कि नीचे वाला बेस, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बुर्ज खलीफा का बेस ज़्यादा चौड़ा है और ऊपर कितना पतला है, उसी तरह से पर्वत होता है। ठीक है, आप बुर्ज खलीफा के बारे में जानते हो, उसी तरह का पर्वत होता है। हिमानी किसे कहते हैं, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदी होती है, जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी कि पर्वत पे बर्फ़ की नदियाँ जमी कैसे रहती है, यानी कि जब पर्वत की जो ऊंचाई होती है, आप जानते होइएगा कि अंतरिक्ष में यानी कि ऊपर में जो आदमी लोग जाता है तो फ्रीज हो जाता है, मतलब कि पूरा ठंडा हो जाता है ना, अगर उसके पास कोई सूटकेस नहीं है तो यानी कि वायुमंडल से, हमारा जो वायुमंडल है, हम स्थल भाग से जितना ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, वायुमंडल उतना ठंडा होता जाएगा। ठीक है, जितना स्थल, ये जो हमारा स्थल भाग है, इससे जितना ऊपर हम उठते जाएंगे, वायुमंडल हमारा क्या होगा, हवा क्या होगा, ठंडा होता चला जाएगा। इसमें कई कारण है ठंडा होने का। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। ये अब ऋतु के कारण भी होता है, पृथ्वी हमारा जो अक्ष पे घूमता है उसके कारण भी होता है। ठीक है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उतना ऊंचाई तक, उसके कारण भी होता है, लेकिन पड़ती भी है। ठीक है, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा कम होती है, यानी कम हीट के कारण धूप तो पहुँच पाती है लेकिन हीट कम होती है, तो इस कारण से उस धूप में गर्मी नहीं होती तो बर्फ़ पिघल नहीं पाती है। तो जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उसे हम हिमानी कहते हैं। ठीक है, अब इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, एक नोट्स के रूप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिमानी कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है। ठीक है, उन्हें हिमानी कहा जाता है।
यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के अंदर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पर्वत हैं, इसे देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर भी पर्वत। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत है ना, सागर की सतह के नीचे स्थित है। मानी प्रशांत महासागर जो समुंदर है उसके नीचे स्थित है मनाकी पर्वत, है ना, नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचे हैं। यानी कि 10,205 मीटर कितना ऊंचा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है। ठीक है, 8,600 से भी अधिक ऊंचाई है, 10,205 मीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मीटर है। ठीक है, अब हम समझते हैं श्रृंखला, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेंज। यानी कि पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जो रेखा के क्रम में होते हैं जिसे श्रृंखला या भी श्रेणी भी कहा जाता है, उसे हम पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, अब पर्वत के प्रकार समझते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, है ना, टी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, टी माउंटेन, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है, उसे वलित पर्वत कहते हैं। ऊबड़ खाबड़ का मतलब क्या होता है? शंक्वाकार। ठीक है, आप ये समझिए, शंकु कैसा होता है? इस आकार का होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह का जो होगा, और ये जो भाग है ये ऊबड़ खाबड़ होगा, ताकि पर्वतों पर चढ़ने वाले सैलानियों के लिए सुविधा होते हैं इस पर्वत पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये ऊबड़ खाबड़ वाले पर्वत जिसका आकार शंक्वाकार है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी है, वो भी समझ लेते हैं। हिमालय तथा अलप्स एक वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय तथा अलप्स हिमालय वलित पर्वत है। ठीक, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, भारत की अरावली, ये याद रखेंगे। अरावली श्रृंखला है, मतलब कि पूरा श्रेणी है पर्वतों का। ठीक है, अब हम समझते हैं अपर्दन प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन का मतलब समझ रहे हैं, जब जो पर्वतों से इस तरह से का मतलब कि श्रृंखला है पर्वत। ठीक है, अब जब बारिश होता है तो पानी यहाँ से नीचे गिरता है, इस पर पानी गिरेगा तो पानी क्या होगा, यहाँ से बहना शुरू होगा, कई सारी नदियाँ यहाँ से निकलना शुरू होगी। ठीक है, और इस पानी के कारण क्या होगा, ये जो चट्टानें हैं यानी कि पर्वतें घिसना शुरू हो जाएगी। और जब घिसना शुरू हो जाएगी तो मिट्टी कहीं ना कहीं पर जा कर के, तो मैदान में इसका पानी का प्रेशर कम होगा तो मिट्टी क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगा, तो यहाँ पर निक्षेपण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पर इरोजन होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं उत्तरी अमेरिका को कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, ठीक है, तथा रूस के यूराल पर्वत, रूस में यूराल पर्वत है ना, जो गोलाकार दिखाई देते हैं, एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, ऊंचाई कम है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है,
भरनसोत पर्वत, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, है ना, भरनसोत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भरनसोत पर्वतों का निर्माण होता है। मतलब कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ठीक है, और टूटने के बाद भी वो खड़ा हुआ रहता है ना, मतलब कि टूटने के बाद है ना, आधा पर समझ लीजिए कि आधा टूट जाता है, फिर भी वो खड़ा है, ठीक है, टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, टूट करके भी वो विस्थापित हो जाता है, तब भरनसोत पर्वतों का निर्माण होता है। अब देखिए, ये एक समझ लीजिए पृथ्वी का एक भाग है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये स्थल है। अब ये स्थल है, ये स्थल है, ये तो यहाँ से टूटेगा, मान लीजिए प्रेशर पड़ेगा, बाहरी बल, तो ये तो खिंचाव बल पड़ेगा तो टूटेगा। टूटने के बाद अब क्या होगा कि ये तो या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। मान लीजिए कि ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया, मतलब कि एक भूमि है जो टूट गया बीच से, मान लीजिए एक नीचे गया, एक ऊपर गया और एक नीचे आ गया। तो इस प्रक्रिया को, ठीक है, भरनसोत पर्वतों कहते हैं, इस पर्वत को भरनसोत पर्वत कहते हैं। तो जो ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, जो मतलब कि ये भाग जो हमारा है ये ऊपर की ओर उठ गया, ठीक है, बाकी ये वाला भाग टूटा हुआ भाग नीचे की ओर, तो ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहा जाता है ना, उत्खंड भ्रंश कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं होस्ट, इसे क्या बोलेंगे, होस्ट, है ना। अब कमेंट करिए इसके बारे में। आगे हम समझते हैं द्रोणिका भ्रंश, ग्रेबेन, जैसे जो भाग नीचे हो जाता है, नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रेबेन कहा जाता है, ठीक है, नीचे धसे हुए खंडों को। अब समझते हैं उदाहरण में, उदाहरण में क्या समझेंगे, भरनसोत पर्वतों के बारे में, है ना, उसका एग्जाम्पल। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत, यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत ये उदाहरण है। अब हम तीसरा समझते हैं, वलित पर्वत समझ लिए, भरनसोत पर्वत समझ लिए, अब हम ज्वालामुखी पर्वत समझते हैं। पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, अब ज्वालामुखी पर्वत समझते हैं। ज्वालामुखी को वोल्केनिक माउंटेन भी कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, किसके क्रियाओं, यानी कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, तो जापान का फ्यूजियामा, है ना, ये कुछ उदाहरण है। अब हम समझते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वाला का मतलब होता है आग, अब मुखी का मतलब होता है मुँह। यहाँ पर मुखी का मतलब मुँह, मतलब कि भोजन करने वाला नहीं, यहाँ पर आग उगलने वाला मुँह समझ लीजिए, है ना। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र, यानी कि छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी की आंतरिक भाग से पिघलता हुआ पदार्थ निकलता है, ठीक है। जैसे लावा हो गया, राख हो गया, जल वाष्प हो गया, है ना, जल का वाष्प बन करके निकलना, है ना,
पत्थर हो गया, पत्थर के टुकड़े तथा अन्य गैसें निकलते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, पर्वतों के कुछ फ़ायदे भी है। जब पर्वत है ना, अब हम समझते हैं पर्वत के क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं, मतलब कि जल को स्टोर करने वाला होता है, बर्फ़ के रूप में स्टोर करता है ना। जैसे कि आप ग्लेशियर देख लीजिएगा, जो पूरा बर्फ़ का जो बना हुआ है, ग्लेशियर पिघल रही है या फिर ग्लेशियर जल स्तर पिघल रही है तो जल स्तर बढ़ जाता है ना, या फिर समुंदर का जल स्तर कम हो जाता है तो ये इसमें भी प्रॉब्लम होती है। वो अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। हिमानियों क्या होता है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, बर्फ़ की नदियाँ पर्वतों पर। ठीक है, अब हम समझते हैं जलवासियों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली, मतलब कि पानी से बिजली बनाना है ना, सिंचाई मतलब कृषि करना है ना, खेती करना, हाँ, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, अब समझते हैं हम, नदी तथा कहेंगे नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे भी तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, मतलब कि आश्रय का मतलब आश्रय है ना, पर्वत तो पेड़ पौधे वहाँ पर रुकने के लिए, जहाँ पर पेड़ पौधा होता है अब वहाँ पर आश्रय भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं ना, आश्रय मिलता है। ईंधन का मतलब कि लकड़ी से जो आप जलाते हैं उससे ईंधन उत्पन्न होती है। ठीक है, लकड़ी से जलावन या फिर लकड़ी से जो तेल निकलता है, ठीक है, फ्यूल, ईंधन। हाँ, चारा मतलब कि घास है ना, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद है ना, गोंद एक लिक्विड पदार्थ है, चिपकाने वाला है ना, वो भी निकलता है। रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है ना, हैंग ग्लाइडिंग है ना, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। ठीक है, अब हम समझते हैं पठार के बारे में। पर्वत उठी हुई एवं सपाट, पठार क्या है, पठार को प्लेटो कहते हैं इंग्लिश में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। क्या होता है, उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। सपाट का मतलब कि बराबर भूमि होती है। ठीक है, जिस तरह से मैदान होता है बराबर, उसी तरह से सपाट भूमि होती है, लेकिन उठी हुई होती है। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। एग्जाम्पल में दक्कन का पठार जो सबसे पुराना पठार में से एक है। और हम समझते हैं उदाहरण में केन्या है ना, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका की युगांडा, उसके बाद पूर्वी अफ्रीका की एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है ना, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा है ना, पूर्वी अफ्रीका में है, एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ठीक है, विश्व के, अब हम समझते हैं विश्व के सबसे ऊंचे पठार, तिब्बत का पठार
जिनकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है ना, समुद्री तल से। पठार के कुछ फ़ायदे भी है, वो भी देख लेते हैं। पठारों में विभिन्न प्रकार की खनिज पाई जाती है। अब जैसे कि अब देखेंगे छोटा नागपुर का पठार है ना, आगे में पढ़ते हैं फिर देखते हैं। विभिन्न प्रकार की खनिज पाई जाती, जैसे कि अफ्रीका का पठार है ना, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है, अफ्रीका के पठार में। लेकिन एक बात है, जब अफ्रीका के पठार में सोना और हीरा पाई जाती है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है, तो फिर अफ्रीका देश इतना पीछे क्यों है ना, आर्थिक व्यवस्था में। ये एक हिस्ट्री का सवाल है, वहाँ भी बहुत सारे परिस्थितियाँ हुई है, जिसके कारण ये अलग टॉपिक है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे, ठीक है। तो सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध। भारत में छोटा नागपुर की पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं मैदान। मैदान का मतलब पूरा प्लेन वाला क्षेत्र, प्लेनी एरिया, ठीक है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, मतलब कि समतल जो बराबर भूमि है उसका एक बहुत बड़ा भाग होता है, जो मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान पर्वतों से बहती या ढालों से नीचे बहती है ना, उससे अपर्दन कहते हैं, उससे नदी के कारण मैदान बनते। मतलब कि अधिकांश मैदान कैसे बनते हैं, मान लीजिए कि पर्वत है, अब ये पर्वत है या फिर पठार मान लीजिए है ना, या फिर पहाड़ मान लीजिए। जब यहाँ से जो समुंदर से, यहाँ से जो पानी जो नदी के द्वारा जो बहेगा, ठीक है, तो पानी तो नीचे की ओर गिरेगा, और जब नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ से जब पानी गिरेगा तो इधर तो प्रेशर कम रहेगा, लेकिन जब इधर जो सारा पानी गिरना शुरू हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। और यहाँ से जब पानी गिरता हुआ आएगा तो इस एरिया तक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जो पानी आगे बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये पानी का जो प्रेशर कम होगा तो पानी क्या होगा, बहने लगेगा। कहीं पानी इधर चला जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, है ना, कहीं से भी बहने लगेगा। तो पानी जो बहने लगता है तो यहाँ से जो मिट्टी उट्टी सब जो बह करके आया तो यहाँ तक तो प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए बह करके आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी सब जमा हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये पूरा मैदानी क्षेत्र हो जाता है। यहीं पर लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं, घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, या खेती करने के लिए भी, उपजाऊ करने के लिए भी अच्छा स्थान माना जाता है, ठीक है। तो अधिकांश मैदान पर्वतों से बहती या ढालों से नीचे बहती है ना, उसे अपर्दन कहते हैं, है ना, उससे नदी के कारण मैदान बनते हैं, ठीक है। आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं, आप वीडियो देख लीजिए और खुद से लिखेंगे तो आप इससे बेहतर भी लिख पाएंगे, अपनी भाषा में लिख पाएंगे, है ना। मैदानों का निर्माण नदियों पर्वतों से नीचे और बहती, पर्वतों से और बहती है, नदियों पर्वतों से नीचे की ओर बहती है, उन्हें अपर्दित कर देती है, अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है ना। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हें निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। निक्षेपण मतलब डिपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा और इसे भी पढ़ लीजिएगा, आपको जो समझ में है वो अपनी भाषा में आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। स्थल रूप एवं लोग।
स्थल रूप के अनुसार मानव अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब स्थल रूप के अनुसार कैसे करते हैं? मान लीजिए कि कोई पहाड़ी एरिया में घर बना करके रह रहे हैं, तो वहाँ पर तो पानी की दिक्कत होगी। कोई पर्वतीय, जैसे कि आप लद्दाख को देख लीजिए, वहाँ पर पानी की दिक्कत है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ से पिघलने वाले पानी पर निर्भर रहते हैं लोग। ठीक है, लद्दाख में खेती कम होती है क्योंकि वो ऊंचा जगह है, बारिश होगा नहीं तो खेती कैसे होगा, है ना। तो इसलिए वहाँ पर लोग मांस पर निर्भर रहते हैं ना, पालतू पशु पर निर्भर रहते हैं, दूध पर, पशु से निकलने वाले दूध पर निर्भर रहते हैं ना। तो इस पर आप समझ लेंगे। तो स्थल रूप के अनुसार मानव अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखें, अब ऊंचाई जगह पे रहते हैं तो ऊंचा जगह पर क्या होगा कि जलवायु ठंडा होगा, यानी कि ठंडी होगा। तो ऊंचे जगह वाले क्या होगा, गर्म कपड़ा पहनेंगे। और जो नीचे जगह पर, जैसे कि केरला में मान लीजिए, वो नीचा जगह है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर पतला कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, वहाँ पर उपजाऊ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लोग सब क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उस पर खेती होने वाले भोजन पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, और फिर तटीय क्षेत्र है इसलिए वहाँ पर मछली भी लोग खाते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में मैदानी क्षेत्र में कृषि, घर, जल, सड़क मार्ग आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आकस्मिक घटनाएं क्या है, ये लास्ट है, इसे समझ लेते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़, है ना, बहुत विनाश कर देती है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक घटनाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे बचाव कर सकते हैं, मतलब कि उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जागरूकता फैला करके, मतलब कि लोगों को जागरूक करके, है ना, उससे बचा तो नहीं जा सकता है, बस उससे नुकसान कम कर सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को हम रोक नहीं सकते, जो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो है वो तो हो करके ही रहेगा, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।